डायरेक्ट प्रोडक्ट, जाहिर है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्ट प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम हमारे पास दो सेट्स हों ए और बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये कैसा आता है इसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए और बी दो सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी जो होगा वो होगा एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का, ठीक है। ज्यादा ये दो के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो से ज्यादा हो, जैसे कि अगर ए आई लिखा है यानी कि A1 A2 AN, तो इस तरह से ये n सेट्स हैं और n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट AI I फ्रॉम 1 to n। तो ये जो है ये प्रोडक्ट का साइन कहलाता है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट है, i की वैल्यू 1 से n तक रन हो रही है, तो इसका मतलब है i की वैल्यू जब 1 होगी तो A1, i की वैल्यू 2 होगी तो A1 टाइम्स A2, फिर i की वैल्यू इसी तरह से 1 से 3 तक होगी तो A1 A2 A3 तीन आ जाएंगे, और इस तरह से ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि A1 A2 AN, ये एलिमेंट जो है ये बिलोंग करेगा किसको, प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to n AI को, ठीक है। जबकि A1 कहाँ से होगा, वेयर AI बिलोंग्स टू AI। AI जो है I का यानी A1 स्मॉल A1 कैपिटल A1 का एलिमेंट होगा, स्मॉल A2 कैपिटल A2 का एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये होता है। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये ग्रुप्स में भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। अगर ये ए बी ये इस तरह से जो है ये ग्रुप्स हो जाए, यानी कि हमारे पास ये इस तरह से हो जाए कि पाई I फ्रॉम 1 to G 1 to n GI, जो कि होगा G1 क्रॉस G2 GN, where GI is a group for all I, ठीक है। जितने भी आईज हैं उनके लिए अगर ये ग्रुप है तो ऐसी सूरत में जो है ये इनका कहलाएगा, तो पाई I equals n to 1 to n GI is called direct product of GI for all I, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स हैं, तो अगर ये सारे ग्रुप्स हों तो इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो भी एक ग्रुप होता है। तो हमारे पास एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट ये है कि ये थ्योरम, इसका प्रूफ जो है वो तो बहुत ही मतलब ये वैसे देखना चाहे तो सिंपल होता है क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशंस ही इसमें होती हैं। थ्योरम ये 11.2 है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं और वैसे देखा जाए तो इजी सा होता है, इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बहुत होती है, बहुत सारा लिखना पड़ता है उसमें, तो इस वजह से मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन उसका सिर्फ जो है वो आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या है कि इफ GI is a group for all I is equal to 1 to n, then the direct product of all GI, that is pi 1 to n, GI is a group। तो ये ग्रुप होगा और बड़ी आसानी से इसे जो है आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ये भी बता देता हूँ, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन A1 A2 AN times B1 B2 times BN is equal to A1 B1 A2 B2 AN BN। और इसको प्रूव करना आप देखें कोई बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, मैं आपको करा नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप G1 को प्रूव कर देंगे ग्रुप है, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा। G2 को भी प्रूव कर दें, इन जनरल GI को प्रूव कर दें। और प्रूव क्या करना है, ये कहा हुआ है कि जो है GI इज अ ग्रुप फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to n। GI ग्रुप है तो G1 भी ग्रुप होगा, G2 भी। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई ना, तो G1 का एलिमेंट G1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है कि फिर आइडेंटिटी भी होगी, इनवर्स भी होगा, सारी चीज इसी तरह से। तो आप ये बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं सबसे पहले Z2 by Z2। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन अब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर उसमें ग्रुप्स आ जाएं तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट। एलिमेंट्स इसके कैसे होंगे अगर इसको लिखना चाहें तो Z2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, Z2 के एलिमेंट्स होते हैं 0 1। ठीक है, Z2 के एलिमेंट्स होते हैं 0 1 और जो है वो तो 0 1 अगर जो है वो इस 0 1 के साथ लिखे जाएगा तो ये 0,0 एक एलिमेंट होगा, फिर 0 1 के साथ 0 1 होगा, फिर 1 0 होगा और फिर उसके बाद 1,1 होगा। तो ये आपके पास Z2 by Z2 जो ग्रुप आ रहा है ना, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है Z2 का Z2 के साथ। तो ये ग्रुप आ रहा है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब 4 एलिमेंट्स वाले हमने 2 किस्म के ग्रुप्स देखे हैं। ठीक है, एक कौन सा देखा हमने, V4 देखा है, और दूसरा कौन सा देखा है, Z4 देखा है, या U4 देखा है। Z4 और U4 दोनों आइसोमॉर्फिक। उसकी वजह ये थी कि Z4 और U4 जो है दोनों सिक्लिक ग्रुप थे, और वो जनरेट, जैसे कि Z4 जो है वो 1 से जनरेट हो रहा था, और जो है U4 जो है वो आयोटा से या माइनस आयोटा से जनरेट हो रहा था। और इसी तरह से उनके सब ग्रुप जो है वो हमें उसी तरह से मिल रहे थे। Z4 और U4 में एक सब ग्रुप होता था 2 एलिमेंट का, जबकि V4 में 2 एलिमेंट के 3 सब ग्रुप थे। ठीक है, और उसका जनरेटर हर एलिमेंट जो है वो यूज करना पड़ता था जनरेटर में सिवाय आइडेंटिटी के। ठीक है ना, V4 में। ठीक है, और क्योंकि उसमें जो है वो हर एलिमेंट का ऑर्डर जो था वो 2 था, यानी कि उसको किसी भी एलिमेंट को अपने आप से करते थे वो उसका इन्वर्स आ जाता। अब यही ऐसा इसमें भी है, देखें 0 0 और ये 1 1। अब 1
1 को 1 में ऐड करें 2 मरतबा तो क्या आ जाएगा 0, 0। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये 2 एलिमेंट का। इसी तरह से 0 1 को ऐड करेंगे 0 1 में तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 0 आ जाएगा। 1 0 को 1 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 0 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ऑर्डर है, ये इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनका ऑर्डर जो है वो 2 है, क्योंकि 2 मरतबा ऐड करने से। मल्टीप्लाई की बजाय हम यहाँ ऐड करें क्योंकि एडिटिव वाले में ऐड होता है, जबकि Z4 में क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है ऐसा जिसका ऑर्डर 2 होता है और वो है 2, जो कि सब ग्रुप 2 एलिमेंट का जनरेट करता है। जबकि ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एक और मैं बता दूंगा, जो मैंने कॉपीज चेक की थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह से लिखा था, कुछ एग्जाम्पल देते हुए, ये मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। उन्होंने ये कहा था कि Z2 और इंटरसेक्शन ले Z4 का, तो ये जो है ये हमारे पास 0 1 आ जाएगा, जो कि गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, Z2 के एलिमेंट जो हैं वो तो ये होते हैं 0 1, और Z4 के एलिमेंट जो हैं ये होते हैं 0 1 2 3, ये होते हैं, लेकिन इनका इंटरसेक्शन 0 1 नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि ये एलिमेंट जो हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, ये 0 जो Z2 का 0 है वो एक जो है रेजिडुअल क्लास है, और उस रेजिडुअल क्लास के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट है, और ये जो Z4 का जो 0 है ये दूसरी रेजिडुअल क्लास है। मैंने आपको बताया था ना कि क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो 0 है, इस वाले 0 का मतलब क्या होता है, ये वाले 0 का मतलब ये होता है कि यानी कि Z2 कब आता है, मॉड्यूलो 2 में जाता है ना, कि हर 2, तो ये 0 का मतलब है 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, यानी कि इसके अंदर कौन कौन आएगा, 0 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, एंड सो इस 0 में ही होगा। जबकि ये वाला 0 क्या होगा, ये मॉड्यूलो 4 के नंबर्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 8 होगा, प्लस माइनस 12 होगा, एंड सो। तो ये 0 और ये 0 दोनों डिफरेंट होगा। इसी तरह से 1 भी डिफरेंट है। ये वाला जो 1 होगा, ये Z2 का 1, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। ये वाला जो एलिमेंट होगा इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट होंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 5 9 13 या -3 -7, ये एलिमेंट्स होंगे। तो ये इनके 0 और 1 तो इंटरसेक्शन तो इसका नल सेट होगा, या वैसे अगर क्लासेस देखा जाए, क्योंकि या तो फिर क्लासेस में आप निकालें, इनका इंटरसेक्शन की एग्जांपल आप नहीं दे सकते ऐसे। तो ये बात याद रखिएगा कि क्योंकि इसके अंदर जो है वो रेजिडुअल क्लासेस हैं, वो रेजिडुअल क्लासेस जो है वो डिफरेंट होती हैं, तो इस वजह से जो है तो ये मिस हो सकता है। कि मैंने यही सोचा कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो इस वजह से ये जो है वो नोट कर लीजिए। ये Z2 का जो 0 होगा वो Z4 के 0 से डिफरेंट होगा, वो अलग होगा, वो उसको आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमारे पास जो है वो एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से Z2 और Z3 का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया जा सकता है। इसके एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स होंगे, 0 1 के साथ, फिर 0 0 0 के साथ, फिर 0 1 के साथ। ठीक है, फिर 0 2 के साथ, फिर 1 0 के साथ, फिर 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, और इस तरह से 6 एलिमेंट्स हो गए। अब देखें, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 1,1 लिखा है, ये 1,1 जो है, इसमें अगर 1,1 ऐड कर रहे हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 + 1 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा 0,2। उसकी रीजन ये है कि ये जो पहले वाला 1 है वो Z2 से रिलेटेड है, और Z2 जो है वो जो है
उसमें 0 और 1 होते हैं, 2 जो होता है उसका 0 होता है, तो 1 + 1 2 आ गया, वो Z2 का 2 है, तो इस वजह से 0 हो जाएगा। लेकिन 1 + 1 ये जो 2 आ रहा है ये Z3 का 2 है, Z3 में 2 होता है, तो आपने 2 लिख दिया। समझ में आई ये बात? तो इस तरह से जो है इसकी कंप्यूटेशंस आप लोग कर सकते हैं कि वो दूसरी चीज होती है। अब देखिए इसके ये 6 एलिमेंट्स हैं। Z2 by Z2 जो है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, हमने कहा था Z4 के, Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। ये किसका आइसोमॉर्फिक था? V4 के आइसोमॉर्फिक। लेकिन जब हम देखते हैं Z2 by Z3 तो ये आइसोमॉर्फिक होता है Z6 का, ये Z6 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। यानी इसमें इसकी इसकी वजह ये है कि इसमें आपको ऑर्डर 6 का जो है वो एक एलिमेंट मिल जाएगा, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर जो है वो 6 होगा और वो इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा। अब लेकिन बहरहाल अब ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें ये बात जो है वो कैसे पता चलेगी? इसके लिए हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है फर्दर हम आगे जो है चलेंगे। देख अच्छा ऐसा करते हैं, उस रिजल्ट से पहले ये देख लेते हैं ना, हमने इसका मतलब था 2 × भी 1, 1, 3 × भी 1, 1 का मतलब है आप इसको 3 मरतबा ऐड कर, या फिर 0, 2 में 1, 1 ऐड कर देते हैं, एक ही बात है, 2 मरतबा ये किया गया, तो 0, 2 तो ये हो जाएगा 1, 0, फिर 4 से किया मल्टीप्लाई, तो अब 1, 1 ऐड कर देते हैं 1, 0 में, तो ये हो जाएगा 1 + 1 0 हो गया और 1 + 0 1 है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को, तो ये हो जाएगा 1, 1 प्लस ये 0, 1 आ गया, तो ये 1, 1 + 0 1 आ गया और 1 + 1 2 आ गया। और जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को, तो ये आ जाएगा 1, 1 प्लस 5 टाइम्स जो आया था इसको ऐड कर देंगे इसमें 1, 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 0 और 1 + 2 ये 0, तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 0, 0 आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है 1, 1 इसका ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। तो ऑर्डर 6 होने का मतलब है कि ये पूरा जो है वो एलिमेंट जो है ये जो ग्रुप है ये सिक्लिक होगा, Z2 by Z3 एक एलिमेंट 1, 1 इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर देगा, ठीक है। जबकि Z2 by Z2 में ऐसा नहीं होता, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जिसका ऑर्डर जो है वो क्या कहते हैं उसे 4 हो, क्योंकि देखिए 2 × भी 1, 1 इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, 2 × भी 0, 1 इसका ऑर्डर भी 2 है, 2 × भी 1, 0 इसका ऑर्डर भी 2 है, और बाकी आइडेंटिटी का उसका ऑर्डर तो 1 ही होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो ऑर्डर 2 से ज्यादा का कोई नहीं है जैसे कि V4 में होता था, लेकिन इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके फर्दर जो है वो हम आगे देखते हैं, एक रिजल्ट है तो वो उसका थ्योरम का प्रूफ भी हम करेंगे। ये है थ्योरम 11.5, the group Zm by Zn is cyclic and is isomorphic to Zmn if and only if
if and only if m and n are relatively prime. रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि इनका जीसीडी 1 हो। तो आप देखें कि ये इधर क्योंकि Z4 का आइसोमॉर्फिक नहीं था, आपने देखा था, क्योंकि 2 और 2 का जीसीडी 1 नहीं होगा, दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं, तो आइसोमॉर्फिक नहीं था। जबकि यहाँ ये Z6 का आइसोमॉर्फिक है, यानी कि Z2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी Z6 का आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी 1 है। ठीक है ना। तो इसी तरह से इस थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास ये होगा Z2 बाई Z5 होगा, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z10 के, क्योंकि 2 और 5 का जीसीडी जो है वो 1 होता है, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन Z4 जो है, Z4 बाई Z6 ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा Z24 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 और 6 का जीसीडी 1 नहीं है, तो इस वजह से ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इस वाले थ्योरम में बताया, क्योंकि इफ एंड ओनली की कंडीशन है, तो आप इसको दोनों तरीकों से इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। अब ये इफ एंड ओनली के साथ प्रूव करना है कि द ग्रुप ZM by ZM is cyclic and is isomorphic to ZMN if and only if M and N are relatively prime. इसका प्रूफ है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों की समझ में आ रहा है ये? अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जाहिर है कि इफ एंड ओनली इफ एक मरतबा हम इसको सिक्लिक और आइसोमॉर्फिक लेंगे इसके और प्रूव कर देंगे कि एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, और दूसरी मरतबा उसको रिलेटिवली प्राइम लेके और दूसरे दूसरे तरीके मतलब ये कि वो जो पहले वाली कंडीशन है वो शो कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने लिखा कि कंसीडर the cyclic subgroup of ZM by Zn generated by one comma one। ठीक है, हमने ये अस्यूम कर लिया कि सिक्लिक ग्रुप जो है इसका सब ग्रुप, देखिए हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा एक सिक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि इसका एक एलिमेंट है 1,1, जाहिर है इसका एक एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो एक सिक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर रहा होगा, ये हमने कंसीडर कर लिया। कर सकते हैं इस तरीके से, ये हमें पता है बात कि हर ग्रुप का एक सब ग्रुप, जो हर ग्रुप का एलिमेंट जो होगा वो एक सिक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर रहा होगा। ये बात हमने जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये इतना काम लिख दिया। ठीक है, असल में हमने ये अभी देखा ना, ये वाले एलिमेंट को, ये अमूमन जो है वो 1,1 जो है ये इसका जनरेटर हम बाद में शो करेंगे, ये इसका जनरेटर। दूसरी बात ये है कि देखें, होगा ये कि जब ये m से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये m होकर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो फिर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बाद में हमें ये करना है काम। ठीक है, तो इस वजह से ये किया है। अगर आप 1,1 को आप देखें इधर, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो एक पार्ट 0 हो रहा है। कौन सा पार्ट 0 हो रहा है? Z3 वाला, देखें Z3। और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पार्ट 0 हो रहा है। कौन सा वाला पार्ट 0 हो रहा है? Z2 वाला, देखें। और जब 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है, तो फिर ये दोनों पार्ट 0 हो गए, बीच वाले में किसी से भी 0 नहीं।
तो ये बात हमने एग्जाम्पल से इस तरह से करके सीख ली, तो इस वजह से जो है वो हम इस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब हमें ये बात बताए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर वो होगा जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जवाब जो है आइडेंटिटी देगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 1,1 का ऑर्डर क्या था, 6 था, क्योंकि 6 से लीस्ट एलिमेंट, जो लीस्ट इंटीजर जिससे मल्टीप्लाई करके 0,0 आ जाए तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो लीस्ट यहाँ 6 था, तो इसका ऑर्डर जो है वो 6 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हमने ये कहा कि कंसीडर द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Zm by Zn जनरेटेड बाय 1,1, हमने ये तो कह दिया कि एक सब ग्रुप होगा इसका, ठीक है, जो कि सिक्लिक सब ग्रुप होगा क्योंकि एक एलिमेंट के जरिए जनरेट होता है। ठीक है, अगर इस सिक्लिक सब ग्रुप में उतने ही एलिमेंट आ जाएं जितने Zm by Zn में है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो है वो जो सिक्लिक सब ग्रुप है वो इसी के बराबर हो गया, और अगर वो सिक्लिक सब ग्रुप इसके बराबर हो गया तो उसका मतलब यही सिक्लिक हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए, तो क्योंकि ये जो है वो ये है एडिटिव है, ठीक है, सिंस Zm and Zn are additive groups, then we take powers in additive notation। ठीक है, एडिटिव नोटेशन का मतलब ये होता है कि हम कोएफिशिएंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये पावर ले रहे होते हैं। अब देखें ये जो 1 लिखा हुआ है, नाउ अब ये जो 1 है, इस 1 को 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 उस वक्त होगा जब m की वैल्यू 2 हो। m 1 + 1 + 1 जो है वो 0 हो जाएगा, यानी 3 मरतबा ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये उस वक्त होगा जब m की वैल्यू 3 हो। और अगर इन जनरल हम m रख रहे हैं तो 1 को कितनी मरतबा ऐड करना पड़ेगा, m मरतबा ऐड करना पड़ेगा, यानी कि m समान जो होगा वो आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। और इसी तरह से बाद वाले का n समान जो है वो हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने लिखा now the m summand of 1 yields 0 in Zm, and similarly n summand of 1 yield 0 in Zn। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद हमने लिखा 10 ऐसे कर the smallest
summand, smallest summand that yield 1,1 to 0 is mn if and only if. ये कब possible होगा? If and only if, जब भी relatively prime, otherwise नहीं होगा. If and only if m and n are relatively prime. If and only if आपने एक साथ ही यूज कर लिया, ठीक है. Thus m multiply by n, 1,1 is equal to 0,0 if and only if GCD of m and n is equal to 1. अगर इनका GCD 1 हो जाए, ठीक. ये जो कॉमा ऐसे करके लिखा है ये GCD है, ऐसा ना हो कि ऑर्डर पेयर समझ लें. इसको मैं GCD यहाँ G लिख देता हूँ, ठीक है. तो ये समझ जाइएगा ये GCD ऑफ m and n लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये GCD ऑफ m and n है. तो इसका क्या मतलब हुआ? This shows that, तो अब ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर कितना आ गया? mn आ गया, ठीक है ना. ये जो एलिमेंट है 1,1 इसका ऑर्डर जो है वो mn आ गया. तो इसका मतलब है कि 1,1 जो है वो m, ये जो है ये वाला ग्रुप जनरेट कर देगा जिसका ऑर्डर mn होगा, ठीक है ना. सब ग्रुप जो है वो उसके बराबर हो गया. हमने पहले सब ग्रुप लिया था, लेकिन अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप खुद है. तो इसका मतलब ये कि ग्रुप हो गया वो. तो हमने कहा दिस शोज दैट z m by zn is cyclic of order mn. और ये हमें पता ही है कि ये जो है ये सिक्लिक होता है ऑर्डर m का, ठीक है. तो ये प्रूव हो गया. एंड हेंस isomorphic to z. If m and n are relatively prime, अगर ये relatively prime है तो यानी GCD उनका 1 है. अब दूसरा जो इसका कन्वर्स है वो मैं आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, वो 2 लाइनों में वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. तो आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि एक एक्सरसाइज के तौर पे जो है वो छोड़. अब फर्दर जो है वो कुछ और जो है वो चीजें हैं वो देख लीजिए. इसी को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो जैसे कि ये ZMN 2 के लिए था ना, तो अब अगर 2 के बजाय जो है हमारे पास इस तरह से हो कि ZM1 ZM2 ZM3 और ZMN. तो n नंबर ऑफ आपके पास ही कार्टेशियन यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट है m नंबर ऑफ ग्रुप्स का. इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पाई i फ्रॉम 1 to z लिखने के लिए जगह ही नहीं बची है.
pi I from 1 to n z m I, ठीक है, I की वैल्यू 1 से is isomorphic to z m1 m2 mn, ठीक है, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ये सारे इनके प्रोडक्ट के, if and only if and only if GCD of any two of them is 1, यानी कि ठीक है, GCD of any two of them is 1, अगर इनका इस तरह से होगा तो फिर ये हमारे पास है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो ये देख रहे हैं कि n, अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि n के ये आपको पता है ना कि हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, प्राइम डिकम्पोजिशन या प्राइम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हो 18, 18 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स, नहीं 18 नहीं, ऐसा करते हैं 36 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं, 36 जो है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, तो ये प्राइम का स्क्वायर फिर प्राइम का, इस तरह से। तो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में जो है वो डिवाइड कर दें, कुछ भी 18 का भी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो n जो है ये इसका हो जाएगा p1, एक प्राइम है उसकी पावर n1, p2 उसकी पावर n2, और इस तरह से pr और उसकी पावर nr, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्योंकि ये आपके पास ये इस तरह से आ रहा है कि इसकी प्राइम डिकम्पोजिशन हो रही है, और ये जाहिर है कि ये p1 जो होगा ये p2 से रिलेटिवली प्राइम होगा, p2 pr से रिलेटिवली प्राइम होगा, इवन विद पावर्स। तो zn ऐसी सूरत में आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, z p1 टू द पावर n1 z p2 टू द पावर n2 till z p r टू द पावर nr, इसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, इस थ्योरम के मुताबिक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिकम्पोजिशन करें किस चीज की, 48 की फॉर एग्जाम्पल, तो 48 की डिकम्पोजिशन क्या होगी, आप ऐसे कर सकते हैं ना डिकम्पोजिशन, 48 है, 2 से डिवाइड किया 24 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 12 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 टाइम्स 3, ठीक है। तो Z48 जो होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा, इक्वल लिख दिया था मैंने, ये आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक होगा Z 2 टू द पावर 4 बाई Z3 के। एक्चुअली वो रहा है कि ये जो है 2 की पावर 4 16 होगा, 16 और 3 दोनों एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे, ठीक। कोई और देखते हैं जिसमें ज्यादा आ जाए, ठीक है। थर्टी सिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक मिनट, 6 मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 900 है, ठीक है, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि Z 900 किसके आइसोमॉर्फिक है, ठीक है।
तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की इस जो है वो उसके मुताबिक, थ्योरम कोरोलरी के मुताबिक। तो 2 से किया तो ये 450 आ गया, फिर 2 से किया तो ये 225 हो गया। अब 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना 45 आ गया। फिर 5 से किया तो ये 9 आ जाएगा, और फिर 3 से किया तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से किया तो 1। तो ये जो Z9 है 900 है, इसकी प्राइम डिकम्पोजिशन होगी 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक Z 2 स्क्वायर यानी कि 4, Z 5 स्क्वायर, Z 3 स्क्वायर। चाहे तो 3 स्क्वायर पहले लिखना, 5 स्क्वायर बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मतलब आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइसोमॉर्फिक ही रहता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ये? अब इसके बाद देख लीजिए कि हमने GCD देखा था। अब GCD के बाद जो है दूसरी चीज देख लीजिए, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, और वो है GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और अब उसके बाद हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जिसे कहते हैं। ठीक है, LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेट R1 R2 Rn be positive integers। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, their LCM is the positive generator of the cyclic group of all common multiples of the RIs, that is the cyclic group of all integers divisible by each Ri for I is equal to 1 to 2n। ठीक है, कह रहे हैं कि लेट R1 to Rn बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका एलसीएम हमें निकालना है इन पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इनका एलसीएम जो है वो क्या कह रहे हैं, देयर एलसीएम इज द पॉजिटिव जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द RIs। यानी जितने ये RIs हैं, इनके जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ RI होंगे, उनसे जो साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होगा, ठीक है, that is the cyclic group of all integers divisible by each RI। ठीक है, जो कि वो होगा जिससे हर एक डिवाइड हो सके।
ठीक है ना, तो उस चीज को हम जो है वो एलसीएम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें कि 4 और 6 और 8, इसका जो है ये यानी R1 जो है ये फॉर एग्जांपल 4 है, R2 जो है ये 6 है, और R3 जो है ये 8 है। 10 ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल 10 है। ठीक है, तो अब एलसीएम जो है वो क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 4, 6, 10, इनका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, कह रहे हैं कि देन देयर एलसीएम इज द पॉजिटिव जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द आरआई, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि इनके कॉमन मल्टीपल्स से, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द आरआई दैट इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय ईच आरआई। ठीक है, जो हर एक से जो है वो डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए हर एक से जो है वो हर आरआई से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हम 4 से एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं Z4, तो वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है ना, 6 से अगर जनरेट करते हैं तो वो ना तो 4 से हो रहा है ना ही 10 से हो रहा है। 10 से करते हैं तो वो तो ना तो 4 से हो रहा है ना 6 से हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम 20 से जनरेट करते हैं जनरेट, तो वो 4 से तो हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 से जो है डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 से करते हैं तो फिर वो 6 और 10 से हो जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो अब हमें जो है वो एक ऐसा जो है वो चाहिए जो कॉमन मल्टीपल हो सबका और जिससे सब डिवाइड हो सके। ठीक है, और उसमें जो लीस्ट वैल्यू होती है वो, तो कौन सा हो जाएगा, 60 जो है वो ऐसा हो जाएगा जो कि जो है 60 जो होगा इससे 4 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइड हो जाता है 60 से, और 6 डिवाइड हो जाता है 4। ठीक है, 4 डिवाइड हो जाता है ना, 4 को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो 15 जो है वो कोशेंट आता है, और 60 से 10 भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसका एलसीएम जो है ये 60 आता है। ठीक है, तो ये एलसीएम। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ इसका यूज है। Z12, Z60, Z24। ठीक है, ये अब इसका एक एलिमेंट लिया 8, 4 और 10, ये इसको बिलोंग कर रहा है। Z12, Z60, Z24। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस एलिमेंट का ऑर्डर बताइए कि क्या, इस एलिमेंट का ऑर्डर इस वाले ग्रुप में, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में क्या ऑर्डर होगा, तो जो है ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, तो फिर वहां पर हम एलसीएम का यूज करते हैं। ठीक, अब एलसीएम जो है यहाँ पर यूज होता है कि यानी इसके एलसीएम के बगैर जो है वो आप इस तरह से ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो 8 है इसका ऑर्डर Z12 में क्या होगा, तो 8 का ऑर्डर Z12 में क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ 8 इन Z12, जल्दी से बताइए ये जी, क्या कह रहे हैं। अरे भाई ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता, 32 कहाँ से हो जाएगा, 32 ऑर्डर का एक एलिमेंट 12 ऑर्डर के एक ग्रुप में कैसे हो सकता है, फिर तो वो जो सब ग्रुप जनरेट करेगा
Z12 के अंदर अगर 8 का ऑर्डर जो है वो 32 हो जाएगा, तो Z12 के अंदर वो एलिमेंट 32 एलिमेंट्स का एक सब ग्रुप जनरेट कर देगा। तो कैसे पॉसिबल है ऐसा? जी, आप क्या बता रही? 3 होगा। कैसे होगा 3? हम्म, 0 लाएगा, एग्जैक्टली। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा, ठीक है ना? और इसकी रीजन ये कि 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये बताइए कि ऑर्डर ऑफ 4 इन Z60 ये क्या होगा? 4 का ऑर्डर 60 में। कितना होगा? 15 होगा, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 0 होता है इन Z60 में। ऑर्डर ऑफ 10 इन Z24 ये कितना होगा? जी, 12 होगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा 120, और ये 24 में आ जाएगा, तो 12 होगा। और इसकी रीजन ये है कि 12 मल्टीप्लाई बाई 10 जो है वो 0 होगा Z24 में, ठीक है? ये आ गया भाई। अब देखिए, अब ये जो इनका प्रोडक्ट है ना, 3, 15 और 12 का जो प्रोडक्ट है वो अगर इससे मल्टी, क्योंकि 3 इसको 0 कर रहा है 8 को, 15 4 को 0 कर रहा है Z60 में, 12 10 को 0 कर रहा है इन Z24। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन वो ऑर्डर थोड़ी होगा, ऑर्डर तो होता है लीस्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर आएगा 3 इंटू 15 इंटू 12, वो जो नंबर है वो उसको 3 भी डिवाइड करेगा, 15 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर उससे छोटा नंबर हो जाए तो भी वही काम करेगा, लेकिन 3, 15, 12 तीनों उसको डिवाइड करने चाहिए। तो वो क्या चीज होगी? एलसीएम। तो एक्चुअली जो ऑर्डर ऑफ 8, 4, 10 होगा, ये असल में होगा एलसीएम ऑफ 3, 15 एंड 12। तो 3, 15 और 12 का एलसीएम ये क्या होगा? 3, 15 और 12 का एलसीएम ऐसा नंबर जिससे कितना? 60। 60 3 60 को भी डिवाइड करेगा, 15 भी 60 को डिवाइड करेगा, 12 भी 60 को डिवाइड करेगा। और इससे छोटा नंबर कोई पॉसिबल नहीं होगा, बड़े हो सकते हैं, जैसे 120 भी होता है, 240 भी होता है, तो इस तरह से। तो 60 इस एलिमेंट का ऑर्डर हो गया 8, 4, 10 का। जी भाई, ये बात समझ में आ गई? ये है फंडामेंटल। इसका हम प्रूफ नहीं देख रहे, सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ये कहलाता है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ जो है वो आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है, और अभी हमें इसको देखना भी नहीं है। थ्योरम 11.12 है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप। ये सारे अबेलियन ग्रुप की क्लासिफिकेशन करने के लिए ये ग्रुप। इसको
चलिए ठीक है, ऐसे ही सही है। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन तमाम ग्रुप्स की, जितने भी अबिलियन ग्रुप्स हैं उन तमाम ग्रुप्स की इससे क्लासिफिकेशन हो जाती है। यानी हर किस्म के ग्रुप बता सकते हैं कि कोई भी अबिलियन ग्रुप है, किसी भी किस्म का है, अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड है तो बता सकते हैं कि वो किस किस्म के, यानी कि जी जो ग्रुप्स होते हैं इनके बारे में तो सब कुछ हमें पता होता है, इनमें से किसका आइसोमॉर्फिक होगा ये हम इसके बारे में बता सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं इसको, मैंने इसको किया, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखिए, एवरी finitely generated abelian group abelian group G is isomorphic to a direct product of cyclic groups in the form ZT1 to the power R1 कोई भी सिक्लिक ग्रुप होगा वो इसका आइसोमॉर्फिक होगा। पीआई जो है ये सारे प्राइम्स हैं और आर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अरेंजमेंट हो सकती है आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो किसी और अरेंजमेंट में इसी के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इससे क्या हुआ, सारी क्लासिफिकेशन होती। चलें ये देखते हैं कि कॉपी तो नहीं करना था पीछे वाला। अब यहां से शुरू करते हैं। Z2, ये तो Z2 ही होगा। Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 होगा। ठीक है, Z3 जो है ये भी Z3 होगा। चले Z3 से शुरू नहीं करते क्योंकि इसमें तो कुछ होता ही नहीं। आगे जो है वो क्या कहते हैं Z4 से शुरू करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसमें लिखने का, वो बस ऐसे ही लिखने के लिए कर सकते हैं। Z4 से शुरू करते हैं। तो 4 एलिमेंट्स के यानी कि n इज इक्वल टू 4 से हम शुरू कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 4 में Z4 एक हो गया और दूसरा हो जाएगा Z2 बाई Z2। ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, ये अलग होंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। n की वैल्यू जब 5 होगी, n की वैल्यू 5 होगी तो बस Z5 होगा। ठीक है, n की वैल्यू जब 6 होगी तो सिर्फ Z6 होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि Z6 जो होगा वो Z2 बाई Z3 जो होगा वो Z6 का आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है। Z7 में यानी n की वैल्यू 7 में सिर्फ Z7 होगा, लेकिन n की वैल्यू जब 8 होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें एक होगा Z8, एक होगा Z2 बाई Z4 और Z4 बाई Z2 एक ही बात है। ये Z8 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा
जी, क्योंकि 4 और 2 का GCD 1 नहीं है। इसी तरीके से एक होगा Z2 by Z2 by Z2, ये भी 8 एलिमेंट का एक ग्रुप है। तो 8 एलिमेंट के 3 अबिलियन ग्रुप्स बनेंगे, बस यही 3, यानी 8 एलिमेंट्स के होते ही 3 अबिलियन ग्रुप है। यानी ये जितने भी किसी भी किस्म का 8 एलिमेंट का एक अबिलियन ग्रुप आ जाएगा, तो वो या तो Z8 का आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर Z4 by Z2 के, या फिर Z2 by Z2 by Z2 के। इसके अलावा 8 एलिमेंट का कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड, जाहिर है कि वो फाइनाइट है तो फाइनाइटली जनरेटेड होगा, कोई 8 एलिमेंट का कोई हो ही नहीं सकता, बस यही होंगे। ठीक है, इसी तरह से n अगर 9 होगा तो एक तो Z9 खुद हो गया, ठीक है, और एक हो जाएगा Z3 by Z3, क्योंकि Z3 by Z3 Z9 से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स के बस ये दो ग्रुप्स होंगे, एक Z9 और एक Z3 by Z3। 10 एलिमेंट 11 एलिमेंट्स के बजाय मैं ऐसा करता हूँ कि आप 12, तो 12 एलिमेंट्स में एक Z12 होगा, एक Z2 by Z6 होगा, ठीक है, Z2 by 6 Z6 होगा, और Z4 by Z3 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि Z4 by Z3 जो होगा वो Z12 का आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि इसके आइसोमॉर्फिक जो है वो होगा Z4 by Z3। ठीक है, ये तो इसका ऐसा, क्योंकि 4 और 3 का GCD 1 होता है, तो इस वजह से इसका आइसोमॉर्फिक हो गया। और क्या होगा, Z6 by Z2 एक ही चीज है, ठीक है, Z6 की जगह आप चाहें तो Z2 by Z3 लिख सकते हैं, लेकिन वो ये इसके आइसोमॉर्फिक ही होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि Z2 by Z2 by Z3। अब एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स लिए हुए हैं, n की वैल्यू 360। तो अब ये देखना 360 एलिमेंट्स के कितने एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, जितने भी होते हैं सब आपको लिखना है 360 एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, ये इतना मुश्किल नहीं होता, देखने में ऐसा नजर आ रहा है कि 360 एलिमेंट्स के हम कितने एबिलियन ग्रुप कैसे मालूम करेंगे, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम यही रिजल्ट यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 360 की प्राइम डिकम्पोजिशन करेंगे, 2 से किया 180 आ गया, फिर 2 से 90, फिर 2, तो ये 45, फिर 3 से किया तो 15, फिर 3 से किया तो 5, और फिर 5 1। तो ये कितनी हो गई, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5, ये इसकी प्राइम डिकम्पोजिशन आ गई। ठीक है, तो अब एक जो बनेगा, एक सारे अलग अलग करके लिख दीजिए, Z2 by Z2 by Z2 by Z3 by Z3 by Z5, एक ही आ गया। दूसरा दूसरा ये करें, सबको मिला मिला के लिख दें, Z5, सॉरी, या चलिए दो दो मिला देते हैं, ठीक है, Z2 by Z4 कर देते हैं इसको, यानी इन दो को हमने मिला दिया। लेकिन इन दो को मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, 2 और 3 को, ठीक है, 2 और 3 को मिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, वो वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, वो 2 और 3 ये वाले 6 आते हैं ना, वो तो क्योंकि वो, तो इस वजह से इन दोनों को मिलाने से कोई फायदा नहीं, तो इन दोनों को मिला दी, फिर बाकी ऐसे ही रहने दिया, Z
3 YZ3 YZ5 तीसरे नंबर पे। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों को भी मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा Z8 YZ3 YZ3 YZ5। ठीक है, फोर्थ। 8 और 3 को नहीं मिला सकते, तो वो रिलेटिवली प्राइम थे ना, तो हम इसके करें 3 और 3 को मिला देते। ये Z8 रहने देते हैं और ये Z9 हो गया और Z5 हो गया। अब Z9 के साथ पहले तो Z इधर हमने ये कर दिया ना, अब Z9 रहने देते हैं और इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि इसको कर दें एक मरतबा Z2 by Z4 Z9 और फिर और क्या हो जाएगा Z9, इसको ऐसे रहने दें, इसको 4 को भी ऐसे कर दें Z2 by Z2 Z9। लेकिन 9 और 5 को Z45 नहीं कर सकते। Z45 अगर करेंगे इन दोनों की जगह 2 का करके, तो वो इसी का आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि 9 और 5 जो होते हैं वो जो रिलेटिवली प्राइम है। और कोई बन सकता है, बताएं जी? 360 का Z360 का बनेगा, Z360 का बनेगा, बताएं, वो 7वां नंबर होगा। 1 से आइसोमॉर्फिक नहीं है, वो है 4 से आइसोमॉर्फिक Z360। इसके आइसोमॉर्फिक क्योंकि 8, 9 और 5 ये रिलेटिवली प्राइम है तीनों, तो Z360 जो है इससे आइसोमॉर्फिक। ठीक है, समझ में आएगी? जैसे Z6 Z2 by Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, तो इसी तरह से ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर कहूं कि ये जो है, बताइए, Z4 by Z6 by Z15, ये भी जाहिर है 360 एलिमेंट्स का है। 4 मल्टीप्लाई विद 6 कितना होता है? 24। 24 मल्टीप्लाई 15 360। 360 एलिमेंट का एक हमने ये ग्रुप बनाया है। इनमें से किसका आइसोमॉर्फिक होगा ये जरा बताएं? जी, कोई और बताएं। इन्होंने 3 का है, 6 हैं, आप भी 6 हैं, एक एक नाम ले लें तो किसी का तो सही आ जाएगा। नहीं, हमारे साथ ऑनलाइन में भी कोई है जी। 1 के आपने कहा, चलें, एक ने 1 कह दिया, एक ने 3 कह दिया। आरिफा आप क्या कहती हैं? सर सोच रही हूँ। अच्छा, अभी सोच रही हैं, मैं समझा सो रही हैं। नहीं सर, मैं क्लास ले रही हूँ। अच्छा, मैं क्लास में ही हूँ। ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये बताएं क्या होगा? 3 क्या है आइसोमॉर्फिक? सर आई 3 थिंक वाले 2 हो गए 3 है। जी। 3 सर, आई थिंक 3 है। 3 है। 3 वाले 3 हो गए भाई, 3 वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें जो है वो वही हो जो मेजॉरिटी कहे सही हो, जरूरी नहीं है कोई
जो सही होगा वही सही होगा बस। जी सॉरी, ये सबका ऐसा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सब अलग अलग ग्रुप, एक ग्रुप, क्या कह रहे हैं यार? एक ग्रुप तो किसी एक ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो ना, सबके कैसे? सब अलग अलग ग्रुप है ये, इनमें से कोई किसी का आइसोमॉर्फिक नहीं है। ये 6 जो हैं, इसका मतलब है कि देखें, ये जो हमने मालूम किया ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप्स है, ये बताता है डिफरेंट कितने ग्रुप्स हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म ये डिफरेंट है। ये हैं 6 डिफरेंट अप टू आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप, ठीक है ना? ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट है। जी आपने 3 कहा था, इन्होंने भी 3 कहा, एक और की 3 की आवाज आई। 1 किसने कहा था? 1 आपने कहा था। और किसने? आप क्या कह रहे हैं? आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी आपकी कुछ समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहुत, देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ढूंढे आप, देखें इसको, देखिए तलाश करें। देखिए Z4 है, तो Z4 इसमें आ रहा है, तो Z4 इसमें कहीं, एक इसमें Z4 है, एक इसमें Z4 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक में होगा ना, बाकी में तो किसी में हो ही नहीं सकता। और कैसे आएगा? वो तो Z4 है इधर। अच्छा, अब इसके बाद जो है Z4 इसमें, अब इसके बाद Z6, Z6 जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2/Z3 के, तो Z2/Z3 इसमें तो नहीं है, लेकिन 2 में है, तो Z2/Z3 की जगह हमने क्या लिखा? Z6 लिख दिया, और Z4 ये लिख दिया, और Z3/Z5 जो है ये Z15 का आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नया ग्रुप नहीं है, ये है 360 ऑर्डर का, लेकिन इसी में से किसी, तो 360 ऑर्डर का कोई सभी ग्रुप हो जाए, कितने ही ग्रुप क्यों ना हो, हमेशा याद रखिएगा कि वो इन 6 ही में से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा। हाँ, इन्हीं में से किसी का आइसोमॉर्फिक होगा। 360 एलिमेंट का जो ग्रुप होगा वो इन्हीं में से किसी का आइसोमॉर्फिक होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। जी भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब ऐसा करते हैं कि जो है एक ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, n is equal to 600। तो 2 से किया, 300 आ गया, फिर 2 150, फिर 2 75, 3 25, फिर 5 5 और 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा? ऐसा करते हैं, पहला ऐसी डायरेक्ट लिख देते हैं ना, जो Z2 क्यूब यानी कि Z8, ठीक है, Z8 टाइम्स Z3 टाइम्स Z25, ये हो जाएगा। ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Z600 के, ठीक है, क्योंकि 8 3 एंड 25 जो है ये इनका GCD, हर दो का GCD 1 होगा। ये Z600 के आइसोमॉर्फिक है। अब और देखते हैं इसमें और कौन कौन से होंगे। अब कैसे करेंगे? अब ऐसा करते हैं कि इन दो को ये ऐसे ही रहने देते हैं 8 के, एक मतलब 8 को लिखें Z2, चले Z4 चले पहले लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z4/Z2 by Z3 by Z25, और तीसरा जो है, अब Z4 को फिर फर्दर एक्सपेंड कर दें, तो Z2 by Z2 by Z3, Z2 एक और है, Z3
Z25. Fourth, Z2 by Z2 by Z2 by Z3 by Z25 है, इसको लिखते हैं Z5 by Z5. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब ये करें कि इसको Z5 by Z5 रहने दें और इनको चेंज कर Z4 by Z2 by Z3 Z5 by Z5 और फिर उसके बाद अब छठा ये कर लें Z2 by Z2 by Z2 by Z3 Z5 by Z5. बस ये इत्तेफाक से ये उसी जैसा आ गया, वो मतलब उधर 3 स्क्वायर था, इधर 5 स्क्वायर आ गया, क्योंकि वो ऐसा खास फर्क नहीं है, लेकिन इसी तरह से करते हैं ये 6। इसमें आइसोमॉर्फिक ये जो अप टू आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट जो है ग्रुप से। लास्ट में अच्छा ये तो हो गया, सही सही, ठीक है, ये तो हो चुका, नहीं तो ऊपर वाला ये हुआ हुआ, तो Z8 किस है इसके साथ हुआ, Z8 ये 6 है, तो कोई भी होगा तो वो इन 6 के ही आइसोमॉर्फिक होगा, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एक डेफिनेशन और देख लीजिए। ये ग्रुप G is decomposable ये decomposable की डेफिनेशन है, decomposable if it is isomorphic to a direct product of two non-trivial subgroups. ठीक है, otherwise G is indecomposable. ठीक है, अगर कोई ग्रुप जो होगा वो अपने जो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं उनके आइसोमॉर्फिक हो जाए, उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट के, अ ग्रुप G is decomposable if it is isomorphic to a direct product of two non-trivial subgroups, otherwise G is decomposable, otherwise जो है वो decomposable नहीं होगा। ठीक है, अब एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और जहन में रखिएगा कि ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है इसे बाज़ औक़ात हम
डायरेक्ट सम में भी लिखते हैं, लेकिन यूजुअली ये वेक्टर स्पेसेस में होता है। जैसे कि अगर जो है G एक ग्रुप है G1 और दूसरा ग्रुप G2 है, तो ये एक ही चीज है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं G1 डायरेक्ट सम G2, ठीक है, तो ये एक ही चीज है। लेकिन ये अमूमन डायरेक्ट सम की नोटेशन जो है वो हम वेक्टर स्पेसेस में या मॉड्यूल्स वगैरह में जो है यूज करते हैं। शायद वेक्टर स्पेसेस तो आप लोगों ने पढ़ी होगी लीनियर अलजेब्रा, उसमें डायरेक्ट सम आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट सम जो है वेक्टर स्पेसेस में हम यूज करते हैं, और जो ग्रुप होता है उसमें हम जो वर्ड यूज करते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट सम भी यूज कर सकते हैं वर्ड, मतलब ये कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो एक ही जैसी चीजें होती हैं, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, उनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वेक्टर स्पेस जो होती है वो भी एक अबेलियन ग्रुप होता है, आपने पढ़ा होगा। वेक्टर स्पेस को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो पहले अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर अबेलियन ग्रुप है और फिर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज शो कर प्रूव कर रहा होता है, तो पहली 5 प्रॉपर्टीज तो अबेलियन ग्रुप की होती हैं उसमें, और फिर उसके बाद जो है वेक्टर स्पेस की, यानी कि उसकी जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, प्रूफ मैंने लिख दिया और मैंने थ्योरम ही नहीं लिखा, पहले तो मुझे थ्योरम लिखना चाहिए। The finite indecomposable abelian group are exactly the cyclic group with order power of a prime. And the finite indecomposable abelian groups are exactly the cyclic groups with order a power of a prime, ठीक है। यानी कि प्राइम की पावर हो वो इस तरह का जो है वो हमारे पास जो होता है इनडिकम्पोजिबल ग्रुप होता है। फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल ग्रुप जो होता है वो सिक्लिक ग्रुप होता है, जिसका ऑर्डर जो है पावर ऑफ प्राइम है, ठीक है। पावर ऑफ प्राइम का मतलब है इस तरह से हो सी पी टू द पावर कुछ आर, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, पी टू द पावर आर इसका ऑर्डर हो गया। तो ये जो ऑर्डर है ये कहलाएगा पावर ऑफ ए प्राइम, यानी कि प्राइम की कोई पावर इसका ऑर्डर है। यानी कि जैसे Z4 है, तो Z4 का ऑर्डर या Z4 है या Z8 है, ठीक है। तो Z4 का ऑर्डर क्या होता है, Z4 का ऑर्डर होता है, सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ ना, ऑर्डर 2 की पावर 2। Z8 का ऑर्डर जो है वो 2 की पावर 3। प्राइम की पावर ऑफ ए प्राइम जो है इसका ऑर्डर। तो कह रहे हैं फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल एबिलियन ग्रुप्स आर एग्जैक्टली द सिक्लिक ग्रुप्स विद ऑर्डर ए पावर ऑफ ए प्राइम। इनडिकम्पोजिबल इस तरह के होते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। यानी एग्जैक्टली अगर यूज किया है तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही होंगे, इसके अलावा दूसरे नहीं होंगे अगर, ठीक है। लेट G बी ए फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल एबिलियन ग्रुप। ठीक है,
ये आपने अज्यूम कर लिया कि जी जो है वो फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि उसका जो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो टू नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स में नहीं लिखा जा सकेगा अगर वो फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, जैसे Z4 का नहीं लिखा जा सकता, Z8 का नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो है ये क्या हो गए, ये इनडिकम्पोजिबल हो गए। ठीक है, थ्योरम के मुताबिक, क्योंकि ये क्या है, पावर ऑफ ए प्राइम और ये सिक्लिक भी है। तो लेट जी बी ए फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप। हमने जी ले लिया एक फाइनाइट ठीक है अबिलियन ग्रुप है। हमने क्या लिया, फाइनाइट। अगर इनडिकम्पोजिबल को बीच से ना पढ़े हम तो ये क्या, लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, देन बाय fundamental theorem of finitely generated abelian group G is isomorphic to, क्योंकि जाहिर है कि ये एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो इसके फाइनाइट जनरेटर होंगे। तो हर किस्म का जो फाइनाइट ग्रुप होगा या फाइनाइटली जनरेटेड एबिलियन ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, जो थ्योरम है उसके मुताबिक इस तरह की फॉर्म में उसे लिखा जा सकेगा। किस फॉर्म में, इस फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ये थ्योरम ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये। तो इसका मतलब है जी को भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू G is isomorphic to a direct product of cyclic groups of prime power order। क्या जी ग्रुप लिया था जो कि आइसोमॉर्फिक था, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ cyclic ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। ठीक है, जो कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप से देखा है कि हर किस्म का फाइनाइट अबिलियन ग्रुप जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ इन्होंने कि ये इनडिकम्पोजिबल ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस तरीके से बहुत सारे उसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, सिंस G is indecomposable, G is indecomposable, this direct product must consist of just one cyclic group।
whose order is a power of prime of a prime number। ठीक है, यानी कि पहले तो हमने कहा कि ये जो है क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप है तो इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ये लिख रहा है। किसी भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप को हम इनमें से किसी एक के जो है आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं, तो जैसे कि ये है, इस तरीके से किसी भी फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप को लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये भी एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है तो इसको भी ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इनडिकम्पोजिबल है तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से जो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट प्रोडक्ट में इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से नहीं लिखा जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या होगा, दिस डायरेक्ट, क्योंकि since G is indecomposable, this direct product must consist of just one cyclic group whose order is a power of prime, क्या मैंने दो मतलब लिखी, whose order is a power of a prime number, सही है, power is a power of a prime number। ठीक है, that is इस तरह से होगा कि वो जो G होगा वो हो जाएगा Z P to the power R, यानी कि वो बहुत सारे जो डायरेक्ट प्रोडक्ट थे इनडिकम्पोजिबल होने की वजह से नहीं लिखे जा सके, तो यही शो करना था। फाइनाइटली इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप्स आर एग्जैक्टली दी, देखिए हमने एग्जैक्टली नहीं शो किया, वर्ड एग्जैक्टली को अगर आप देखें तो इसमें कह रहे हैं कि हमने अभी क्या शो किया है, हमने कहा कि अगर कोई फाइनाइटली इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप होगा तो वो सिक्लिक ग्रुप होगा जिसकी पावर, जिसका ऑर्डर होगा पावर ऑफ ए प्राइम। तो हमने अभी यही शो किया है कि एक फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप जी लिया था और ये शो कर दिया कि वो क्या है, एक सिक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, पी टू द पावर आर, यानी कि पावर ऑफ ए प्राइम, ये हमने शो कर दिया। तो एग्जैक्टली जब वर्ड आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा, सिर्फ यही होगा, ये इसके अलावा नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पावर ऑफ ए प्राइम वाला होगा तो वो भी इनडिकम्पोजिबल, यानी कि पावर ऑफ ए प्राइम नहीं हुआ तो वो इनडिकम्पोजिबल भी नहीं होगा। समझ में आ रही है ये बात? तो यानी कि आपको, यानी समझ लें एग्जैक्टली जो है ये बिल्कुल उसी तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि हम कन्वर्सली कहते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्योंकि अभी ये प्रूफ पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये शो किया है कि जो फाइनाइट इनडिकम्पोजिबल अबिलियन ग्रुप्स होंगे वो सिक्लिक ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, पावर ऑफ ए प्राइम होगा। तो ये पावर ऑफ ए प्राइम हमने शो कर दिया। लेकिन अगर ये कहते हैं कि एग्जैक्टली दी सिक्लिक ग्रुप, तो इसका मतलब है कि जो ये यही होंगे इसके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरे आ गए तो फिर वो इनडिकम्पोजिबल नहीं होंगे। ये जी यूनिकनेस ये समझ लें, इफ एंड ओनली इफ उस तरीके से जो है आगे कन्वर्स जो है वो समझ लीजिए कि ये आगे। ठीक है, तो हम इसका जो है वो दूसरा पार्ट इस तरह से शो कर सकते हैं कि कन्वर्सली let P be a prime then Z PR is indecomposable। हमने अस्यूम कर लिया कि अगर P प्राइम होगा तो ZPR is indecomposable, ये फिर indecomposable होगा for if ZPR were isomorphic to Z P to the power I
z p to the power j। देन हमने ये कहा कि z sub p to the power r is indecomposable for if zpr were isomorphic to, अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक जो है वो होता, where I plus j is equal to r। यानी ये इस तरह से है जैसे z8 है तो इसको लिख सकते हैं z2 क्यूब और इसको लिख सकते हैं z, अगर ये कहते कि ये इसका आइसोमॉर्फिक, ऐसा होता नहीं है, z2 स्क्वायर बाई z2 टू द पावर 1। तो ये 2 क्यूब था ना, तो हमने 2 + 1 ये कर दिया, तो ये i plus j इज इक्वल टू r है। तो z p टू द पावर r, इसको i और j में तोड़ दिया सच दैट i plus j इज इक्वल टू r। ये बात समझ में आ रही है? ये सबकी समझ में आ गई है? ये हमने जैसे कि 8 जो है 2 क्यूब है, इसको इस तरह से हमने, देन एवरी एलिमेंट would have an order at most p max i comma j which is less than p to the power r। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि हर जब इस तरह से लिखेंगे तो हर एलिमेंट का ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ i प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम है, p इनका जो वो है जो वो होगा GCD होगा वो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके वैसे ही आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, हमने उसमें भी पढ़ा था। तो इस क्योंकि p के जो मैक्स ऑफ i j होगा, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो p की पावर r जो है इससे जो है वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो उससे कम हो जाएगा, ऑर्डर इससे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो p टू द पावर r से कम हो जाएगा। और अगर एलिमेंट का ऑर्डर p टू द पावर r से कम हो गया तो जो वो एलिमेंट जनरेट कर, तो जो ग्रुप जनरेट कर रहा होगा वो ये वाला ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि Z8 जो है ये तो होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। ये क्योंकि Z2 टू द पावर 3 इसमें 8 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 8 होंगे, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट जो होगा वो 8 ऑर्डर का नहीं होगा, यानी 2 की पावर 3 के बराबर नहीं होगा। यानी कि मैक्सिमम ऑफ 2 ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब है कि इसमें जो मैक्सिमम ग्रुप वो होगा क्या नाम है उसका, एलिमेंट होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। तो इसका मतलब है सब ग्रुप जो जनरेट कर रहा होगा वो 4 ऑर्डर का करेगा, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें उसका ऑर्डर जो है p की पावर, यानी इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा, तो ऑर्डर जो है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग? देखिए आप लोगों ने जो है वो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या देखा था? आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए देखा था कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए 1 to 1 और राउंड 2, यानी होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि अगर, अब मैं होमोमॉर्फिज्म, वैसे पहले मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म, अगर कोई फंक्शन है फाई जो कि ग्रुप G को ग्रुप G प्राइम में मैप कर रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म होगा अगर फाई ऑफ एक्स वाई ये बराबर होगा
phi of x, phi of y, phi of x times phi of y, इसके बराबर होगा for all x y belong to G। यानी ये हमारे पास है ग्रुप G, ग्रुप G प्राइम, फंक्शन phi, एलिमेंट यहां से लिया हमने x, उसके ऊपर phi अप्लाई किया, ये एलिमेंट आया phi of x। एलिमेंट y यहां से लिया, उसके ऊपर अप्लाई किया फंक्शन phi of y आ गया। कहते ये हैं कि इसका एक एलिमेंट जाहिर है ग्रुप है तो एक्स वाई भी इसी में होगा, ठीक है, एक्स वाई भी एक एलिमेंट होगा। उस एक्स वाई पे जब हम phi अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा phi of x y। इस ग्रुप G प्राइम में phi of x y की डेफिनेशन ये होगी कि ये phi of x y एक तो ऐसे भी हासिल किया जा सकता है कि एक्स वाई के ऊपर phi अप्लाई कर दिया जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी, यानी एक्स और वाई की इंडिविजुअल जो इमेजेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा phi of x टाइम्स phi of y। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो phi ये जो मैप है ये होमोमॉर्फिज्म होगा। इस होमोमॉर्फिज्म से होता क्या है? होमोमॉर्फिज्म जो है इससे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ जाती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसे आ जाती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, लेकिन पहले ऐसा करते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म्स की, कि हमें कहाँ कहाँ होमोमॉर्फिज्म मिलता है। वैसे हमने एक एग्जांपल तो हमने किस में देखी थी? एक एग्जांपल हमने देखी थी जो कि वो था केलिस थ्योरम, जिसमें जो है कोई भी जो है कोई भी ग्रुप जो होता है वो अपने परम्यूटेशन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। तो उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म देखा था कि वो फंक्शन आइसोमॉर्फिक है तो जाहिर है कि उसमें होमोमॉर्फिज्म भी होता है। तो होमोमॉर्फिज्म की हमने खुसूसियत उसमें देखी थी। इस तरह से जो है वो ये एक होता है जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म, जो नॉर्मली हम इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं। इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म ये हम ये करते हैं कि किसी फंक्शन के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यू रख रहे होते हैं तो वो एक्चुअली जो है वो इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म होता है। यानी कि इसमें इस तरह से कि अगर phi c एक इवैल्यूएशन होमोमॉर्फिज्म होगा f से r में, r हमारे पास क्या है? r है हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर में जाएगा। और f हमारे पास क्या है? f है, यहाँ लिख देता हूँ, f है एडिटिव ग्रुप ऑफ all functions mapping R to R। यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में जो फंक्शंस होते हैं उनको हम जो है वो जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको हम f में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल फंक्शंस मैपिंग R to R, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन f जो है ये R to R होगा, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या है? रियल नंबर। ये तो पता है ना, ये डोमेन होती है, रेंज होती है। तो क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, तो ये f में आ जाएगा, ठीक है। R to R जो है डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई ये फंक्शन लिखूं मैं f of x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये R to R में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो R नहीं है। तो इस f में इस फंक्शन को हम नहीं डालेंगे। इस f में इस फंक्शन को क्यों नहीं डालेंगे?
क्योंकि ये जो फंक्शन f डिफाइन होगा, ये कैसे डिफाइन होगा कि इसमें इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी जो डोमेन होगी तो x की जो क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1 से जो है x की वैल्यू छोटी होगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव से रियल नंबर में चला जाएगा, सॉरी इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो 1 to प्लस इंफिनिटी होगी, तो 1 to प्लस इंफिनिटी टू r। तो ये वाला जो फंक्शन है ये है 1 to प्लस इंफिनिटी टू r, तो r to r नहीं डिफाइन है, तो इस वजह से इस f of x को इस कैपिटल f में नहीं डालें। तो इस कैपिटल f में कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, जिनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर होगी। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं r to r होते हैं, तो इसमें इसका मतलब है पॉलिनोमियल्स तो सारे आ सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अलावा भी दूसरे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि r to r यानी कि वो फंक्शंस जो है वो डिफाइन है। क्लियर हो गई ये चीज? तो उन सारे फंक्शंस को कलेक्ट कर लिया और उसकी कलेक्शन से हमने एक सेट बना लिया। वो सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो एडिटिव ग्रुप है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन f, इसके अंदर सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। अब एक नया मैप डिफाइन कर रहे हैं फाई सब सी। ये मैप जो है ये उस ग्रुप जिसमें सारे फंक्शंस थे उसको रियल नंबर में मैप कर देगा। तो अगर कोई फंक्शन को रियल नंबर में मैप कर रहा है तो इसका मतलब ये कि फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे कि x के जगह हम अगर रख दें 1, तो ये जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये एक r यानी कि डोमेन रेंज में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये r में लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा होगा, ये एवेल्युएट कर रहा होगा उस फंक्शन को। तो फंक्शन की एवेल्युएशन के लिए जो होमोमॉर्फिज्म होता है उस होमोमॉर्फिज्म को कहते हैं एवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये फंक्शन को एवेल्युएट करता है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू। ये होमोमॉर्फिज्म होता है हमेशा एवेल्युएशन को, तो इस वजह से इसको एवेल्युएशन होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि फाई जब सी अप्लाई होगा इस एफ के किसी फंक्शन पे, तो इसका जवाब होगा एफ ऑफ सी, यानी कि एफ में एक्स की जगह सी डल जाएगा, इसका ये मतलब है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई ऑफ सी एवेल्यूशन होमोमॉर्फिज्म है, ये इस सेट के अंदर जितने भी या इस ग्रुप के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको सी पे एवेल्युएट करेगा, एक नंबर सी पे। यानी कि उन सब में हम क्या कर देंगे, सी जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आ जाएगा। ये एक होमोमॉर्फिज्म होता है। तो देखें कैसे होता है। तो हमने एस्यूम कर लिया कि लेट एफ एंड जी बिलोंग टू एफ, यानी कि दो ये आर टू आर फंक्शंस हैं। तो फाई सी जब अप्लाई करेंगे एफ प्लस जी पे, तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ सी। और ये आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा कि अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और ये इस तरह से लिखा हो तो ये होता है एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी। और ये अगर इस तरह से लिखा हो तो आपने पढ़ा होगा कि ये हो जाएगा, ये इसी की डेफिनेशन के मुताबिक फाई सी ऑफ एफ प्लस फाई सी ऑफ जी। ये आएगा, ठीक। जी भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? एक और इसकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। जी अच्छा, चलो कॉपी कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी एल एन कॉमा आर, ये क्या होता है? ये कहलाता है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n बाई n ऑर्डर मेट्रिसेस with entries real number। जनरल लीनियर ग्रुप of
all invertible n by n matrices with entries in R, ठीक है, R के साथ एंट्रीज होंगी, with entries R, बस काफी, in R, with entries R। तो ये ग्रुप होता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता है। ये सिर्फ ग्रुप होता है, अबिलियन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ये क्यों है? क्योंकि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल है ये। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे इसमें, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। n बाई n होगा, और इसमें आइडेंटिटी भी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, जिसमें डायगोनल में 1 आता है, बाकी सारे जीरो होते हैं, वो आइडेंटिटी हो जाता है। इन्वर्टेबल का मतलब है कि इन्वर्स तो होगा जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और बाकी प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो n बाई n का मैट्रिक्स n बाई n के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन n बाई n का ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। इसमें जो फंक्शन है वो है एक डिटर्मिनेंट फंक्शन। डिटर्मिनेंट क्या करता है? फंक्शन इज ग्रुप GL n R को मैप कर देता है रियल नंबर्स में। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट क्या करता है? एक रियल नंबर की फॉर्म में जो है एक नंबर निकालता है ना। जैसे 2/2 का एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा? आप 2/2 को एवेल्युएट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो करता है, ये डिटर्मिनेंट जो है ये होमोमॉर्फिज्म होता है। ये डिटर्मिनेंट होमोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A B अगर निकालते हैं तो ये सेम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक। ये इसके इक्वल होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद जो है होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। अब ऐसा करते हैं कि वो थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो होगी मंडे इंशाल्लाह सुबह 10 बजे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।